गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर धातु एवं अधातु उसमें चलेगा लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्ष। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्ष, मतलब सबसे कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्ष। ठीक है बच्चों, तो देखो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं की सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। क्रियाशीलता कम होती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। इस कारण इनको गर्म करके धातु ऑक्साइडों इस कारण इनको गर्म करके धातु ऑक्साइडों में बदला जाता है। मरकरी का अयस्क या सिनेवार मरकरी का अयस्क जिसे बोलते हैं सिनेवार, मरकरी का अयस्क या सिनेवार व कॉपर अयस्क या कॉपर ग्लास व कॉपर अयस्क या कॉपर ग्लास Cu2S को गर्म करके धातु ऑक्साइडों धातु ऑक्साइडों में प्राप्त किया जाता है या धातु ऑक्साइडों में बदला जाता है। धातु ऑक्साइडों में बदला जाता है। धातु ऑक्साइडों को और अधिक गर्म करके धातु ऑक्साइडों को और अधिक गर्म करके धातु ऑक्साइडों को और अधिक गर्म करके या अपचयन के साथ से और अधिक गर्म करके या अपचयन करके
धातु प्राप्त की जाती है, धातु प्राप्त की जाती है। ये निम्न क्रियाशील धातुएं जैसे कॉपर, Ag, Au, Pt, Pd, ये सब क्या है? निम्न क्रियाशील धातु हैं। तो इन धातुओं के जो अयस्क हैं उनको गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदला जाएगा और उसको और अधिक गर्म करके या अपचयन करके उससे धातु प्राप्त की जाती है। फॉर रिएक्शन HgS प्लस O2 और गर्म करेंगे, जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये बनाएगा HgO प्लस SO2। ठीक है बच्चों। फिर इसको और अधिक गर्म करेंगे, मरकरी के ऑक्साइड को और अधिक गर्म करेंगे बच्चों। गर्म करने पर और अधिक गर्म जब इसको करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? Hg प्लस O। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों अपने को ये बनाना है। अभी सभी क्रिया को इसको बैलेंस करनी है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 या ऑप्शन 3 है, इधर ऑप्शन 2 है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 HgH, तो यहाँ 3/2 कर दूं, 3/2 बताओ। ये तो था मरकरी का अयस्क। अब दूसरा लेते हैं कॉपर का अयस्क, जिसे कॉपर ग्लास भी कह रहे हैं। Cu2S कॉपर का अयस्क को गर्म करेंगे तो ये बनाएगा Cu ऑक्साइड Cu2 प्लस क्या बनाएगा SO, क्या बनेगा बच्चों? SO2। ठीक है बच्चों। कॉपर ऑक्साइड को और अधिक गर्म करके या प्राकृतिक अयस्क कॉपर ऑक्साइड को और अधिक गर्म करके या कॉपर ऑक्साइड को और अधिक गर्म करके या प्राकृतिक अयस्क Cu2S के साथ गर्म करके कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, के साथ गर्म करके कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, कॉपर प्राप्त किया जा सकता है, कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। Cu2O प्लस क्या करें, इसको गर्म कर दें डायरेक्ट, तो गर्म करने पे कॉपर प्लस क्या निकल जाएगा बाहर, ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो एक तरीका तो ये है बच्चों। अब इसको बैलेंस करना है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो ये 4। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है,
क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होगा, कॉपर ऑक्साइड जो होगा, उसको किसके साथ करवाएं, प्राकृतिक SiO2 के साथ गर्म करवाएं। तो Cu2O प्लस Cu2S के साथ गर्म करवाएं तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा बच्चों। कॉपर प्लस वही क्या निकल जाएगा बाहर, SO। ठीक है, अब इसको अपने को बैलेंस करना है। तो देखो बच्चों, इधर हो गए दो, एक ऑक्सीजन है तो इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 6 तो इस प्रकार कॉपर के अयस्क जो हैं और मरकरी के जो अयस्क हैं वो निम्न क्रियाशील धातु के अयस्क हैं। तो इनके पृथक्करण के लिए इनको क्या करेंगे, पहले इनको गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इसका अपचयन करेंगे या और अधिक गर्म करेंगे, जिससे अपने को शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं बच्चों। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले धातुओं का स्थान। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का सांद्रण। धातुओं का सांद्रण देखो, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का सांद्रण। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले जो धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील धातु होंगी। कौन सी होंगी, अधिक क्रियाशील धातु। और ऐसी धातुओं का जो सांद्रण जो है वो अपचयन द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इनकी अपेक्षा कम क्रियाशील होती है। इस कारण जो है इनका अपचयन द्वारा शुद्धिकरण नहीं कर सकते। तो देखो, इस श्रेणी की धातुओं का सांद्रण अपचयन के द्वारा नहीं किया जा सकता। इस श्रेणी की धातुओं का सांद्रण अपचयन द्वारा नहीं किया जा सकता। अपचयन द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से अधिक होती है। कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से अधिक होती है।
कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से अधिक होती है। अतः शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए धातुओं को उनके क्लोराइडों के विलयन में धातुओं को उनके क्लोराइडों के विलयन में क्लोराइडों के विलयन में बदलकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विलयन में बदलकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। NaCl विद्युत धारा ये होगा गलित NaCl होना चाहिए। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये बनाएगा Na+Cl- बैलेंस। ठीक है, ये तो हो गया एनोड तो टोटल रिएक्शन। अब हो गया एनोड का रिएक्शन। एनोड रिएक्शन होगी बच्चों ऋणायन की, और यहाँ पे Cl- जो है वो बनाएगा Cl, 2Cl- 2Cl। ठीक है बच्चों, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एनोड कैथोड रिएक्शन तो इसमें Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये बनाएगा Na2N। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है अपने को शुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर आने वाली धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी। तो इस श्रेणी की धातुओं का सांद्रण अपचयन द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये धातुएं कार्बन तथा ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होगी? अधिक क्रियाशील। क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से भी अधिक होती है। अतः शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए धातुओं को उनके क्लोराइडों के विलयन में बदलकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो अपघट्य होगा वो टूटकर Na+ व Cl- में परिवर्तित हो जाएगा, और NaCl जो है वो एनोड पर जाएगा, एनोड रिएक्शन करेगा और Cl2 में परिवर्तित हो जाएगा, तथा Na+ कैथोड पे जाएगा और कैथोड रिएक्शन करेगा और वो Na+ किससे परिवर्तित हो जाएगा? Na में प्राप्त हो जाएगा, जिसका कैथोड पर निक्षेपण हो जाएगा और उसे अलग से प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, अगली मध्यम क्रियाशील धातु एस्टों का सांद्रण।
मध्यम क्रियाशील धातु अयस्कों का सांद्रण। मध्यम क्रियाशील धातु अयस्कों का सांद्रण। अब मध्यम क्रियाशील धातु अयस्कों का सांद्रण अपन दो प्रकार से कर रहे थे, एक कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण और एक सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, दोनों में अलग। तो मध्यम क्रियाशील धातु अयस्क दो रूपों में पाए जाते हैं। मध्यम क्रियाशील धातु अयस्क, मध्यम क्रियाशील धातु अयस्क दो रूपों में पाए जाते हैं। मध्यम क्रियाशील धातु अयस्क दो रूपों में पाए जाते हैं। पहला सल्फाइड अयस्क और दूसरा कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड अयस्क और दूसरा जो है वो है कार्बोनेट अयस्क। अब सल्फाइड अयस्कों का जब सांद्रण कर रहे थे तो वर्जन काम में ले रहे थे, और कार्बोनेट अयस्कों का जब सांद्रण काम कर रहे थे तो अपन ले रहे थे निस्तापन। बस ये वर्जन और निस्तापन अपने को दिमाग में रखना है और कोई मतलब नहीं है। तो वर्जन का मतलब आपको बता दिया गया था बच्चों कि वर्जन जो है वो वायु के आधिक्य में गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्सीजन रखते हैं, और जो निस्तापन है उसमें वायु की सीमित मात्रा होगी और अधिक ताप पर ऑक्साइडों को अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है। तो देखो इनका क्रम से वर्जन व निस्तापन करके इनका क्रम से मतलब पहले और दूसरा, इनका क्रम से वर्जन व निस्तापन इनका क्रमशः वर्जन व निस्तापन करके इनको धातु अयस्कों में बदला जाता है। निस्तापन करके इनको धातु अयस्कों में बदला जाता है। क्रमशः का मतलब ये बच्चों कि सल्फाइड अयस्कों वर्जन विधि द्वारा और कार्बोनेट अयस्कों को निस्तापन द्वारा धातु अयस्कों में धातु ऑक्साइडों में बदला जाता है। धातु ऑक्साइडों में बदला जाता है, और फिर अपचायक पदार्थों के साथ गर्म करके और फिर अपचायक पदार्थों के साथ गर्म करके और फिर अपचायक पदार्थों के साथ गर्म करके शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, फॉर रिएक्शन ZnS जिंक सल्फाइड। अब वर्जन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इनको गलनांक ताप से
कम ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड Zn प्लस क्या निकल जाएगा, SO2 धातु ऑक्साइड होगी ओ। दूसरा जिंक कार्बोनेट, ये बिना वायु की उपस्थिति में बनाएगा क्या, वो जिंक ऑक्साइड प्लस CO कार्बन डाइऑक्साइड। कम गर्म। फिर धातु ऑक्साइडों का अपचयन करने पर, धातु ऑक्साइडों का अपचयन करने पर ये जो धातु ऑक्साइड है इनका आप क्या करेंगे, अपचयन करेंगे तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जिंक में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसके साथ अपचयन करवाएंगे ZnO वाले साथ, कार्बन की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो ये बनेगा जिंक प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ करवाएंगे ZnO की कार्बन के साथ तो बनाएगा जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, किसी प्रकार से कोई बना सकता है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से कर दूं। यहाँ पे जिंक 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1, ये बैलेंस है। तो सल्फाइड कार्बोनेट एस्कोन का यदि शुद्धिकरण करना है, इनसे धातु को शुद्ध धातु प्राप्त करनी है तो सल्फाइड एस के लिए भर्सन काम में लेंगे और कार्बोनेट एस के लिए निस्तापन काम में लेंगे, और इसके बाद में इनके धातु ऑक्साइड प्राप्त होंगे। धातु ऑक्साइड का क्या करेंगे, अपचायक पदार्थों के साथ गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे जिंक सल्फाइड की पहले करवाते हैं भर्सन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, फिर SO3 नहीं बनेगा, SO2 बनेगा। और धातु कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। और फिर इनका क्या करेंगे, धातु ऑक्साइड का अपचयन करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगी, शुद्ध धातु। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो ये थे अपने निम्न क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और उच्च क्रियाशील धातु अयस्कों का सांद्रण। नेक्स्ट है तो थर्मेटर विक्रिया। क्या है थर्मेटर विक्रिया? थर्मेट अभिक्रिया, जब हम आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं, जब हम आयरन ऑक्साइड यानी आयरन के जो ऑक्साइड है उनकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तो हमें गलित अवस्था में फेरस प्राप्त होता है, जिसे थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। जब हम आयरन ऑक्साइड
जब हम आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ की जब हम आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जब हम आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें गलित अवस्था में फेरस प्राप्त होता है। तो हमें गलित अवस्था में फेरस प्राप्त होता है। गलित अवस्था में फेरस प्राप्त होता है। इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जब हम आयरन के ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो गलित अवस्था में फेरस प्राप्त होगा। इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। Fe2O3 की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? एल्युमिनियम के साथ करवा रहे हैं तो अपने को प्राप्त होगा Al2O3 प्लस आयरन, और वो भी कौन सा? गलित अवस्था में। तो इसको बोलेंगे बच्चों थर्मिट अभिक्रिया। उतार लो बच्चों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे देखेंगे थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग। ओके बच्चों।